गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। AHNV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स में जो लेसन 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति हम लोग उस चैप्टर पर अध्ययन कर रहे हैं और उसमें दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला आप लोगों ने इसके पिछली वीडियो में आप लोगों ने ज्ञात किया है। आज हम लोग जो एक्सरसाइज होगी 7.1, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी जिससे बोर्ड के एग्जाम में इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज। हम लोग प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे तो चलते हैं। आइए बच्चों, ये एक्सरसाइज जो है 7.1 और 7.1 में जो निर्देशांक ज्यामिति है इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला इसमें लगाया गया था। तो आप लोग पहले ये समझ लें कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लोगों ने ज्ञात किया था। जैसे यह मान लेता हूं कोई बिंदु A है और यहां पर कोई बिंदु B है और यह दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा, अर्थात A बिंदु का निर्देशांक x1 y1 मान लेते हैं और जो B बिंदु है उसका निर्देशांक x2 और y2 मान लेते हैं। तो इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लोगों ने ज्ञात किया था, अर्थात AB का जो मान आया था बच्चों, यह आया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग आज जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों 7.1, उस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन जो दिया है बच्चों कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो आप दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं एक तीसरा सवाल जो लगा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा है, कह रहा कोई दो बिंदु है। मान लेता हूं कि एक बिंदु A है और एक बिंदु B है और इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है बच्चों। वह दिया है AB, यहां लिखा है AB और यहां पर लिखा है -A और -B लिखा हुआ है। -A और -B लिखा हुआ है। तो कह रहा कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आइए इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग यह देख लें कि यह दो बिंदु दिया हुआ है। इसका मतलब जैसे A और B दो बिंदु दिया रहता था, तो इसमें किसी पहले वाले को मान लेता हूं मैं x1 और y1 मान लेता हूं, और यह जो दूसरा बिंदु B है बच्चों उसको x2 और y2 मान लेता हूं। तो हम लोग देख रहे क्या है कि x1 की जगह पर अगर देखा जाए तो x1 की जगह पर A नजर आ रहा है
और y1 की जगह पर b और x2 के स्थान पर क्या नजर आ रहा है बच्चों, -a, और y2 के स्थान पर -b नजर आ रहा है। तो इस तरह से जो हम लोग AB का फार्मूला निकाले थे बच्चों, वह था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए x1 y1 या तो आप इसको माने, x2 y2 इसको माने, या इसको आप लोग x2 y2 मान करके इसको आप x1 y1 मान लें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उससे कोई अंतर नहीं होगा। बस अंतर यही है कि जब इसको x1 मानेंगे तो दूसरा आप y1 मानिएगा। ऐसा नहीं कि ये x1 और x2 मान दें, या इसको x1 और इसको y2 मान दें, नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। x1 y1 जब यहाँ 1 है तो y में भी 1, यह होता है भुज, यह होता है कोटि, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर x1 मानेंगे तो इसको आप लोग कोटि में मानिएगा y1, और इसको अगर भुज को x2 मानेंगे तो कोटि को मानेंगे आप y2, x2 y1 मत मानिएगा, ठीक है, वो उसका मान अलग आ जाएगा। तो आइए बच्चों अब इसको देखा जाए। x2 की जगह पर क्या होगा, -a हो गया, माइनस x1 के स्थान पर a हो गया, तो x2 माइनस x1 हो गया और इसका होल स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 के स्थान पर -b हो गया और माइनस y1 के स्थान पर b हो गया और इसका भी होल स्क्वायर हो गया बच्चों। तो इस तरह से देखा जाए तो यह आ गया बच्चों -a और -a जब जोड़ेंगे तो यह -2a आएगा, -2a का होल स्क्वायर आएगा, और प्लस इसी प्रकार से ये भी -2b का होल स्क्वायर आएगा। तो माइनस का अगर हम लोग वर्ग कर दें तो वो तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो गया बच्चों, और यहां पर भी हो गया 4b स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम लोग 4 कॉमन ले लें बच्चों तो यह हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस 4 में अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 होगा, अर्थात हम यह कहें कि 4 का अगर वर्गमूल निकाला जाए बच्चों तो वह आ जाएगा 2, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं। तो यही आएगा डिस्टेंस, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और इसको हम लोग आंसर लिख देंगे, यही आ जाएगा आंसर आएगा बच्चों। अब आते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी लगा लेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 3 है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु दिया है, 3 बिंदु मान लेता हूं दिया हुआ, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है और एक बिंदु C है, और कह रहा है कि क्या बिंदु 1 और 5 लिखा हुआ है, इसका 1 और 5 दिया हुआ है, और इधर 2 और 3 दिया है, और इधर -2 और -11 दिया हुआ है बच्चों। और कह रहा क्या यह समरेखी है, यह आपको दिखाना है कि क्या यह तीनों बिंदु समरेख हैं। समरेख का मतलब यह होता है बच्चों कि क्या यह तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है, अर्थात
मैं एक अगर रेखा खींचूं तो उस रेखा पर यह तीनों बिंदु स्थित होना चाहिए संरेख होने के लिए। तो हम लोग को यह चेक करना है कि क्या यह तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है अर्थात कोलिनियर है। तो यहां पर संरेख आप हम लोग को चेक करना है बच्चों, संरेख बिंदु चेक करना है कि क्या यह संरेख है या कि नहीं। तो ध्यान देना बच्चों, यहां से क्या करेंगे हम लोग ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो संरेख होने का कंडीशन होगा कि ए से बी की दूरी निकालिए और बी से सी के बीच की दूरी निकालिए, ए से बी की दूरी निकालिए और फिर बी से सी के बीच की दूरी निकालिए और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे बच्चों तो यह ए से सी की दूरी के बराबर आना चाहिए। और यदि ए से सी ए बी और प्लस बी सी के योगफल के बराबर हो गया तब हम लोग कहेंगे कि यह तीनों बिंदु संरेख है अर्थात संरेख नहीं होंगे। अगर ऐसा यह कंडीशन फॉलो नहीं करेगा बच्चों कि ए बी प्लस बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी, तब वह तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे अर्थात संरेख नहीं होंगे। तो अब यहां से ध्यान देना, ए बी का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ए से बी की जब दूरी निकालेंगे बच्चों तो ध्यान देना हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम मानते हैं x1 y1 और इसको मानते हैं हम x2 y2। देखिए यहां से लिखा है 1 और 5 और यहां लिखा हुआ है 2 और 3 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग मान दें x1 और y1 मान दें और इसको हम लोग x2 और y2 मान दें। अभी मानने की बात है, मान दिया हमने और मान करके इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके हम लोग ए बी का मान निकालेंगे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग देखें यहां से फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहां होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा बच्चों। तो यहां से x2 माइनस x1 का मतलब हो गया बच्चों, x2 माइनस x1 का अर्थ हो गया x2 की जगह पर लिखेंगे 2, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 2 माइनस x1 के स्थान पर क्या होगा बच्चों 1 होगा, तो यहां से 1 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 के स्थान पर क्या होगा बच्चों 3 होगा, तो y2 के स्थान पर 3 लिखेंगे, माइनस y1 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग 5 लिख देंगे और इसका भी क्या हो गया यार होल स्क्वायर हो गया। अब अगला स्टेप देखिए बच्चों, अगला स्टेप होगा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा और इसका वर्ग होगा और यहां से 3 में से 5 घटाएंगे तो यह आ जाएगा -2 होगा बच्चों, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यह हो गया 1 और -2 का जब वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से ए बी का मान आ गया √5 आ गया बच्चों। अब हम लोग बी सी का मान हम लोग यहां पर ज्ञात करते हैं। बी सी का मान जब निकालेंगे बच्चों तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बी सी को निकालेंगे तो यहां पर भी फार्मूला हम लोग वही रखते हैं। मान लेता हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको जो है जो बिंदु था, अब यहां से मैं इसको लिखता हूं, इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे बच्चों कि b कर दें, इसको हम लोग b लिख दें और इस पॉइंट को हम लोग c लिख दें और यह पॉइंट कितना है 2 और 3 है और इसको हम लोग -2 और -11 लिख दें इस तरह से। तो अब हम लोग BC का जब मान निकालेंगे बच्चों तो यहां से होगा क्या x2 के स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों, x2 के स्थान पर
-2 होगा, तो यहाँ आ जाएगा -2, माइनस होगा बच्चों x1 के स्थान पर क्या हो गया 2 हो गया, और इसका भी होल स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे y2 के स्थान पर -11 हो गया, और माइनस y1 के स्थान पर 3 हो गया, और इसका हो गया यह होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो यह हो जाएगा -2 और -2 मिलकर के -4 हो गया, यहां लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर, और यह हो गया -11 और -3 मिलकर के -14 हो गया, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से लिखेंगे 4 का वर्ग करेंगे तो यह 16 होगा, और यहां पर 14 का वर्ग कर लीजिए, है ना, तो 14 चौको 56 और 14 एकम 14 और 14 5 19, तो 196 हो गया बच्चों। तो 14 में 196 हम लोग लिख दें, ठीक है, और दोनों को हम लोग जोड़ दें बच्चों, तो यह कितना आएगा, यह 16 हो गया, सॉरी 16, इसको जोड़ दीजिए तो 6 और 6 12 हो गया, और 9 1 10 और 1 11 हो गया, और यह हो जाएगा 212 हो गया। ठीक है, तो यहां से 212 आ गया। अब बच्चों इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग नोट करें, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। तो इसको मिटाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों, हम लोगों ने देखा कि AB का मान निकल गया, और यहां से BC का भी मान आ गया बच्चों, और संरेख होने का प्रतिबंध होता है, बहुत से प्रतिबंध होते हैं बच्चों, अभी आप लोगों को आगे हम बताएंगे। जब यह 11वीं क्लास में चलेंगे आप लोग अगली क्लास में, तो 2 बिंदुओं यहां से मैंने तीनों बिंदुओं को संरेख होने का कई प्रतिबंध होता है। नंबर 1 तो आप लोगों ने देख लिया, नंबर 2 इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक मान लेते हैं, और उन त्रिभुज के तीनों शीर्षों को निर्देशांक मान करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाएगा तब भी यह तीनों बिंदु संरेख कहे जाते हैं। तो वो भी एक फार्मूला है आपको सिद्ध करने का। नंबर 3 होगा, जब आगे पढ़ेंगे तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण भी आप लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो उसमें क्या बताया जाएगा कि जब 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे, और यदि उस समीकरण पर यह बिंदु सेटिस्फाई कर देगा, तब भी हम लोग कहेंगे कि यह तीनों बिंदु संरेख है। मगर आप लोग अभी पहला इसमें मेथड है, इस चैप्टर में 7.1 में बच्चों, क्योंकि जो फार्मूला दिया कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला दिया है, इसलिए इस सवाल को हम लोग 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले पर हम लोग इसको सिद्ध करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग AB निकाल लिए हैं और BC निकाल लिए, और कंडीशन है कि अगर AB और BC को जोड़ देंगे और एक बार हम लोग AC का भी मान निकाला जाएगा। तो जब AC का मान निकालेंगे बच्चों, तो ध्यान देना, अगर मैं यहां से AC लिख रहा हूं, यह बिंदु A है और यह बिंदु C है, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा 1 5, और इस बिंदु का निर्देशांक होगा -2 और -11 दिया हुआ है बच्चों, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि x1 y1, और इसको हम मान लेते हैं x2 y2। अपनी सुविधा के लिए हम मान दे रहे हैं, क्योंकि x1 y1 बार बार हम इसी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जब AC का मान निकालेंगे बच्चों, तो यह आएगा क्या फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और अगला होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा बच्चों। तो x2 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, x2 की जगह पर लिखेंगे -2, तो यह हो गया -2 माइनस x1 के स्थान पर 1 हो गया, तो इस तरह से -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 के स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों, -11 होगा, और माइनस हो गया y1 के स्थान पर क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह से अब यदि हम लोग देखा जाए इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और -1 मिलकर के यह -3 हो गया, और इसका होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा -16 हो जाएगा। तो यहां से देखिए 16 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, तो 16 छक्का 96, और 16 एकम 16 और 9 25 हो गया, अर्थात 256 हो गया बच्चों। तो यह हो जाएगा 3 तिरिके 9, और यह हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो यहां से होगा क्या, जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो गया, और यह हो गया 265 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका भी अगर हम लोग 4 से अगर काटें और यहां से अगर 5 से काटेंगे, तो इसमें यह इसका दोनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग, तो चलिए देखते हैं। होना चाहिए क्या बच्चों की AC बराबर AB प्लस BC, AC बराबर AB और प्लस BC। तो AB का मान कितना आया है बच्चों, AB का मान आया है, यहां से लिखता हूं, यहां से आना चाहिए AC बराबर AB प्लस BC, यह आना चाहिए। तो AB की जगह पर आया क्या है, √5 आया है बच्चों, और BC के स्थान पर देखें तो यह √212 आ गया। अब इसको अगर हम लोग 4 से इसको काटा जाए, यहां 5 हो गया, और यहां से 4 लिखें तो 4 5 20, और 4 की आई 12, और इस तरह से हो जाएगा, यह √5 हो गया, और यह 2√53 हो गया। जुटेगा ही नहीं जुटेगा। और AC का मान देखें तो इतना आ जा रहा है, यह AC का मान इतना आ रहा है, यह AC का मान जो आ रहा है √265 आ रहा है। इसका गुणनखंड भी करेंगे तो 5 होगा, उसका भी इसके रूप में आएगा ही नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं यह हो गया √265, अर्थात इसका योगफल इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है बच्चों, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC आ रहा है, तो उस समय हम लोग कह सकते हैं कि यह तीनों बिंदु समरेख नहीं है। अतः हम लोग लिखेंगे, अतः तीनों बिंदु समरेख नहीं है। आंसर हम लोग लिखेंगे, आंसर होगा बच्चों कि तीनों बिंदु समरेख नहीं है। अतः तीनों बिंदु समरेख नहीं हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये अक्सर करके आपको एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। तो कहेगा क्या, मैं एक बार फिर इस सवाल को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 बिंदु दिया हुआ है, 1 5 2 3 और -2 और -11 दिया हुआ है, और कह रहा है यह तीनों बिंदु समरेख हैं या नहीं हैं, चेक करके बताइए। तो इसको कैसे चेक करेंगे बच्चों कि यहां से आप लोग A से B की दूरी निकालेंगे, और B से C की दूरी निकालेंगे, और इसके बाद A से C की दूरी निकालेंगे बच्चों।
और जब AC का मान इसके मान के बराबर अगर हो जाएगा तो कहेंगे कि यह तीनों बिंदु संरेख हैं। आगे चल के हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो यहां से हम लोग AB का मान निकाल दिए, यह AB का मान आ गया, यहां ध्यान देना बच्चों, यह AB का मान आ गया और यह BC का मान आ गया और यहां से यह AC का मान आ गया बच्चों। और जब AB प्लस BC को हम लोगों ने जोड़ा है तो देखा गया कि AC के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए आप आंसर देंगे अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग पहले नोट करें। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसे हम मिटा देते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोगों ने पहला क्वेश्चन में भी देखा, आप लोगों ने तीसरा देखा। चौथा सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2 लिखा हुआ है, 6 और 4 दिया हुआ है और 7 और -2 दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा आप लोग जानते होंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो आइए बच्चों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। और यह क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या एक बिंदु जो A लिखा हुआ है और यह एक बिंदु का निर्देशांक दिया है 5 और -2 लिखा है और B बिंदु का जो निर्देशांक है बच्चों वह लिखा है 6 और 4 दिया हुआ है और इसी तरह से C बिंदु का निर्देशांक जो दिया हुआ है 7 और -2 लिखा हुआ है। तो कह रहा कि दिखाइए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हम लोग को देखना है। समद्विबाहु त्रिभुज यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा या नहीं होगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के यह तीनों बिंदु जो हैं शीर्ष होंगे या नहीं होंगे, या आप लोग को हल करके सॉल्व करके या हम लोग को देखा जाए यह त्रिभुज के तीनों बिंदु के शीर्ष हैं या नहीं। तो आइए बच्चों इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका यह अर्थ हो गया बच्चों कि मान लेता हूं यह एक त्रिभुज A है, त्रिभुज के एक शीर्ष A है और त्रिभुज का एक दूसरा शीर्ष B है और एक त्रिभुज का तीसरा शीर्ष C है और A शीर्ष को हम लोग -2 लिख लिया जाए, 5 और -2 लिख दिया जाए और B बिंदु के निर्देशांक जो दिए हुए हैं इसको हम लोग 6 और 4 लिख दिया जाए और C बिंदु जो है इसको हम लोग मान दें बच्चों 7 और -2 मान दिया जाए। तो हम लोग एक बार AB का मान निकालें। देखना बच्चों, यह AB का मान निकालिए और एक बार BC का मान निकालिए और फिर एक बार AC का मान निकालिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग AB का मान निकाल लीजिए और फिर BC का मान निकालिए और एक बार AC का मान निकालिए। और यदि इन तीनों भुजाओं में से अगर तीनों आपस में बराबर हो गई, यदि
त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि आपस में बराबर आ जाए बच्चों, तब तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और यदि दो भुजा बराबर हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अब आप लोग को AB, BC और AC ज्ञात करना होगा। तो आइए AB का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो AB का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, ध्यान देना कि यदि मैं मान लेता हूं कि यह A है, या यहीं से मैं लिख देता हूं AB, A से B का मान निकालेंगे तो इसको हम लोग मान लें x1 y1 और इसको हम लोग मान लें x2 y2। तो AB का मान यहां से कैसे निकलेगा बच्चों, फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यह है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और अगला है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना बच्चों, यहां से x2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, x2 के स्थान पर 6 होगा, तो यहां लिखेंगे 6 माइनस x1 के स्थान पर 5 हो गया, और यह हो गया होल स्क्वायर। y2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, माइनस y1 के स्थान पर -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों देखा जाए तो यह हो जाएगा 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा अंडर रूट, देखिए यह 1 हो गया और 6 से आके 36 हो गया, तो 36 में 1 जोड़ेंगे तो यह कितना आएगा बच्चों, 37 हो जाएगा। तो AB का मान आ गया अंडर रूट 37। अब इसी तरह से हम लोग एक बार BC का मान निकालें। तो जब BC का मान निकालेंगे बच्चों, ध्यान देना, BC का भी मान निकालेंगे तो फिर हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहां लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम मिटा देते हैं, x1 y1 जिसको माने थे। अब चूंकि हमको B से C निकालना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग मान दें x1 y1 और इसको हम लोग मान दें x2 y2। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, x2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, x2 के स्थान पर होगा 7 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 7 माइनस x1 के स्थान पर क्या होगा बच्चों, 6 होगा, तो यहां पर 6 लिख दें और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 के स्थान पर क्या होगा बच्चों, -2 हो जाएगा, तो यह -2 हो गया, माइनस y1 के स्थान पर क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 हो गया, और इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि यहां से हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, अर्थात ये भी आ जाएगा अंडर रूट 37। 6 के 36 और 1 37, तो BC का मान हो गया बच्चों अंडर रूट 37। दो भुजा बराबर हो गई बच्चों, और दो भुजा बराबर है। अब हम लोग अगली भुजा देखा जाए, एक बार हम लोग AC को भी ज्ञात किया जाए। तो AC का मान अगर हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो चलिए अब इसको हम लोग AC का मान निकालेंगे, तो इसका मतलब कि इसको हम लोग x1 मान दें और इसको हम लोग y1 मान दें। तो x1 y1 यह हो गया और x2 y2 यह हो गया। तो AC का मान जब निकालेंगे तो यह क्या होगा बच्चों, यह होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से x2 के स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों, मैं यहां से लिखता हूं AC बराबर x2 के स्थान पर हो जाएगा 7 होगा माइनस x1 के स्थान पर 5 होगा,
और यह हो गया होल स्क्वायर। y2 के स्थान पर -2 होगा बच्चों, -2 होगा, और माइनस y1 के स्थान पर माइनस यह माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और देख लें, y2 के स्थान पर -2 और यह y1 के स्थान पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो आएगा बच्चों, 7 में से 5 निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 का वर्ग होगा, और यह हो जाएगा कट जाएगा तो 0 का वर्ग होगा, अर्थात यह हो जाएगा 2 गुना के 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से AC का जो मान आ गया 2 आ गया है। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि AB AC के बराबर नहीं है, यानी कि यहां पर क्या है कि AB और BC यह दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है, और यह वाला बराबर नहीं है। तो इस तरह से यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे। और यदि तीनों भुजा बराबर आ गई होगी, जैसे √37, √37 और ये भी आ गया होता √37, तब हम लोग उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसलिए अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो सवाल में क्या कह रहा था बच्चों, जरा देखा जाए। सवाल में कह रहा था कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आप लोग लिखेंगे कि हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आंसर क्या लिखेंगे, हाँ, और आगे लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों ने देख लिया। ब्राइटनेस ज्यादा हो जाने की वजह से कभी कभी अक्षर आप लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, तो मैं अभी देखा तो ब्राइटनेस ज्यादा हो गया था। और मैं फिर आपको बता देता हूँ, इस सवाल को समझाता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया था, 3 बिंदु दिए गए थे और कह रहा था कि यह तीनों बिंदु इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक वह है या नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया कि मान लिया कि यह त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं। हमने माना था इसको बच्चों, हमने इसको माना था इसको, और मानने के बाद हम लोगों ने देखा यह AC के बराबर नहीं है, अर्थात तो हम लोगों ने क्या किया कि AB का मान निकाला, इसके बाद BC का मान निकाला बच्चों, और एक बार हम लोगों ने AC का मान निकाला। तो यह AB का मान और BC का मान आपस में बराबर हो गया, मगर AC का मान आपस में बराबर नहीं हुआ। तो इस तरह से यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अभी इसमें एक चीज और हम लोग को चेक करना था, हम लोगों ने नहीं चेक किया, क्योंकि सवाल ही ऐसा दिया है कि यह त्रिभुज का जो निर्माण होगा या नहीं, यानी त्रिभुज के अगर ये तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं तो कहीं ऐसा न हो कि त्रिभुज ही न बने। तो उस कंडीशन में दो न्यूनतम भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। दो न्यूनतम भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। जैसे यह देखिए 6 से आगे 36, 6 पॉइंट कुछ ये भी होगा और 6 पॉइंट कुछ ये भी होगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें से कोई 6 और 2 8 हो जाएगा, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यह त्रिभुज बनना तय है, त्रिभुज बनना पॉसिबल है, यानी त्रिभुज के शीर्षों के ये निर्देशांक होंगे। तो यह कौन सा त्रिभुज होगा, क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है? तो आप लोग कहेंगे कि हाँ
समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब आप लोग इसको नोट कर लें बच्चों। तो बच्चों हम इसे मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि एक चतुर्भुज के शीर्ष दिया हुआ है। एक कोई चतुर्भुज है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस क्वेश्चन नंबर 6 के आर्टिकल को मैं केवल बताऊंगा और आप लोग इस सवाल को घर पर लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यहां पर मैं केवल आर्टिकल इसकी बताऊंगा और आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को जरूर आप लोग घर पर लगाइएगा। इसमें यह कहने का अर्थ है इसका कि अगर कोई यहां पर इस तरह से चतुर्भुज दिया हुआ है बच्चों, मान लेता हूं यहां से इस तरह से कोई भी चतुर्भुज इस तरह से दे दिया है, ए है, बी है, सी है और यह डी है। यह कोई चतुर्भुज दिया हुआ है और पहली कंडीशन इसमें होगी कि यदि ए बी और यहां से बी सी और सी डी या ए डी, या मैं इसको ऐसे कर देता हूं, यहां से इस तरह से लिख देता हूं। यहां पर एक मैंने आयत बनाया और आयत में क्या होगा, जैसे यह ए है, बी है, सी है और डी है, तो आयत में क्या होगा कि जो आयत यह होगा कब, नंबर 1 जो होगा यह आयत, और आयत कब होगा, जब आमने सामने की भुजा बराबर होगी। आमने सामने की भुजा बराबर होगी, अर्थात ए बी और यहां से बी सी या सी डी या आपस में बराबर हो, ए बी और सी डी आपस में बराबर हो, और यहां से लिखेंगे ए डी और ए डी बराबर होगा बी सी के, तो ए डी और ए सी के बराबर होगा। और एक चीज और आयत में चेक करने की कोशिश कीजिएगा कि इसके विकर्ण भी आप लोग देख लीजिएगा, इसके विकर्ण भी देख लीजिएगा। जैसे यहां से मैंने विकर्ण AC निकाल दिया, तो यह जो विकर्ण होगा AC, और यह जो होगा इधर से जो विकर्ण होगा यह BD। अगर विकर्ण AC और BD आपस में बराबर हो और भुजा आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो बच्चों, तो उस समय इसको हम लोग आयत कहेंगे। ठीक है, वो कौन सा चतुर्भुज होगा, आयत होगा। तो अभी मैं आपको आगे चलता हूं। अब देखिए, ध्यान देना कि अगर नंबर 2 मान लेता हूं कि ए बी आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है, जैसे ए बी और सी डी यह बराबर है और ए डी बी सी के भी बराबर है और ए डी जो है बी सी के बराबर है, परंतु ए सी नॉट इज इक्वल टू बी डी, यानी विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं है। तो जो इस कंडीशन में यह जो होगा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, अर्थात वह इस टाइप का बन जाएगा। इस कंडीशन में यानी इस तरह से यह आयत चतुर्भुज बन जाएगा, ए बी सी और डी बन जाएगा। तो यह नंबर 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। मैं यहां से लिख देता हूं समांतर चतुर्भुज, यह समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देना कि जब यह
आप लोगों ने दो चीज देखा, आयत और समांतर चतुर्भुज को कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे, कैसे आप लोग इसको अलग अलग मानेंगे, कि आप लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी और यहां से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, अर्थात आमने सामने की भुजा निकालेंगे। इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी और इसके दोनों के बिंदु के बीच की दूरी अगर ये दोनों आपस में निकालेंगे और यह अगर आपस में बराबर हो गए तो वो तो चतुर्भुज होगा ही। मगर यहां से कंफर्म नहीं कर सकते हैं चतुर्भुज, देखिए आमने सामने की भुजा तो बराबर हो गई है ना, तो आमने सामने की भुजा बराबर हो गई तो उसको आप लोग आयत भी और न तो समांतर चतुर्भुज दोनों में से कोई एक 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि नहीं यह आयत ही होगा और यह समांतर चतुर्भुज ही होगा, या है ना, अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, क्योंकि दो कंडीशन यहां होगा। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 अंश का है तब तो हम लोग आयत कहेंगे बच्चों। तो यहाँ पर कोण से हम लोग नहीं लिया जाएगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि आमने सामने की भुजा बराबर हो गई और विकर्ण भी निकालेंगे, और यदि विकर्ण भी आपस में बराबर हो गया तब हम लोग कहेंगे कि यह क्या हो गया, आयत हो गया बच्चों। तो इस तरह से यह आयत बन जाएगा। यहां से यह आयत हो गया और यहां लिखेंगे ए बी सी और डी हो गया। इसी पर हम अध्ययन करा रहे हैं बच्चों। नंबर तीन देखिएगा, अगर मैं ए बी ए और यहां से चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए बच्चों, यदि चारों भुजा बराबर हो गई, जैसे ए बी सी सी डी और डी ए, ये चारों भुजा आपस में बराबर हो गई और विकर्ण जो है वो भी बराबर हो गया, विकर्ण आपस में बराबर हो गए, यानी विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, अर्थात वह इस तरह से हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहां से A हो गया, यहां से A B और यह हो गया C और यह हो गया D हो गया। तो यहां से जब चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे, यह इसके और यह सब आपस में बराबर हो जाएंगे, तो अब यहां से क्या हो गया, जब ये चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहां से क्या होगा कि इसको हम लोग वर्ग कहें या समचतुर्भुज कहें, है ना, दो मामला हो गया। तो यहां से दो बनेगा, एक तो वर्ग आएगा और एक समचतुर्भुज आएगा। तो वर्ग का मतलब क्या होगा, वर्ग में यह होगा कि यह आमने सामने माने यह विकर्ण और यह विकर्ण आपस में बराबर होंगे। तो अगर विकर्ण बराबर हो गए और सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो उस समय आप लोग इसको वर्ग कहेंगे, यह वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और नंबर 4 देखिए, अगर यह चारों भुजा आपस में बराबर हो रहे हैं, यदि ए बी और बी सी और सी डी और डी ए ये सब आपस में बराबर हो रहे हैं बच्चों, आपस में बराबर और विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। विकर्ण जो है यह जो है ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, इसका क्या अर्थ हो गया, इसका यह अर्थ हो गया बच्चों कि जैसे मान लेता हूं कि ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ए बी सी और डी, उसमें भी सभी भुजा बराबर है, इसमें भी बराबर है, और इसमें विकर्ण जो होगा आपस में बराबर नहीं होगा बच्चों। तो जब विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। और एक होगा, आप लोग केवल चारों भुजा का मान निकालिए और चारों भुजा आपस में अगर बराबर नहीं है, यदि चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है तो उसको कहेंगे विषम बाहु चतुर्भुज।
विषम बाहु चतुर्भुज, वो भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, सवाल को जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसको आप लोग घर पर लगाने का काम कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा बच्चों। कैसे निकालेंगे, पहले तो ये 4 बिंदु दिया होगा, निर्देशांक दिया रहेगा, तो चारों बिंदु के निर्देशांक से आप लोग दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से उस चतुर्भुज के भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। अब लंबाई जब निकल जाएगी तो देखना कि क्या ये चारों आपस में बराबर हैं या कि नहीं है। नहीं अगर बराबर हैं, दो दो अगर आपस में बराबर हैं, यानी आमने सामने के बराबर हो रहे हैं। अगर चारों आपस में बराबर नहीं है, मानी ये दो आपस में बराबर नहीं है या किसी से, अगर ये 3 आपस में बराबर हैं और चौथा भी बराबर नहीं होगा, है कि नहीं, तब भी आप लोग कह सकते हैं यह कि यह विषम बाहु चतुर्भुज। ठीक है, तभी आप लोग उसको लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो अब देखिए, अब यहां से क्या होगा कि जब यह आमने सामने की भुजा अगर आपको बराबर हो जा रही है, और विकर्ण भी निकालने का जरूर प्रयास करिएगा बच्चों। ए से सी, दो बिंदुओं से आप AC का मान निकालिए और इन दो बिंदुओं से आप लोग BD का मान निकालिए। अगर विकर्ण बराबर हो गए तो कहना कि यह आयत होंगे, और विकर्ण अगर बराबर नहीं होंगे तब कहना कि आप लोग समांतर चतुर्भुज होगा। और वर्ग में क्या होगा, चारों भुजा इसमें भी बराबर होगी, चारों भुजा इसमें भी बराबर होगी, परंतु विकर्ण आप लोग देख लीजिए, अगर विकर्ण बराबर है तब तो वर्ग हो जाएगा, और विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज हो गया। और चारों भुजा अगर बराबर नहीं है तो विषम चतुर्भुज कहेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो हम इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग जरूर क्वेश्चन नंबर 6 को घर पर सॉल्व कीजिएगा, और यदि सॉल्व हो जाए तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है, या उसमें का कोई क्वेश्चन न समझ में आ गया तब भी आप बताइएगा, ताकि हम अगला क्वेश्चन आपको बता सकें बच्चों। इसी के साथ इस लेक्चर को हम क्लोज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।